हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशन हब। आज हम आपको जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम आपको एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताएंगे। तो आज के इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। आज के इस लेक्चर पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कहते हैं, आगे कितना सीखते हो। तो इसलिए इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो आप आज के इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और नोट करते चलिए साथ साथ। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप यकीन मानिए, आज के लेक्चर के बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनकी एक तरह से सीढ़ी बन जाएगी। आप जैसे आज का लेक्चर हो गया, उसके बाद अगला लेक्चर होगा और इम्पोर्टेंट होगा, अगला लेक्चर होगा और इम्पोर्टेंट होगा। तो हर लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा आज के इस लेक्चर के बाद। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद के जो लेक्चर होंगे भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे आपके सामने। तो आज के इस लेक्चर में जानते हैं हम लोग एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को जानने से पहले थोड़ा सा आइडिया, हम रफली आइडिया देना चाहते हैं हम आपको एटम्स के बारे में, क्योंकि एटम्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हम आपको यहाँ पर एटम का ना तो स्ट्रक्चर बताएंगे ना कुछ नहीं, सिर्फ एटम का एक आइडिया लेंगे कि एटम एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज एटम। तो एटम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि एटम आखिरकार क्या होता है। ये एटम क्या चीज है, किस चीज का नाम है एटम, तो बताते हैं आपको। देखिए समझिए, आज से लगभग 500वीं सेंचुरी के आसपास एक महर्षि कणाद नाम के ऋषि मुनि थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर जो मैटर है हमारा, अगर कोई मैटर है, कोई भी चीज है, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते चले जाएं तो एक सर्टेन स्टेज पे आकर हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो इंडिविजुअल होगा, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। महर्षि कणाद का ये कहना था कि जो मैटर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य बोलते हैं इसको। तो शुद्ध हिंदी में तो भैया आजकल तो रामायण चल रहा है, तो शुद्ध हिंदी में तो द्रव्य बोला जाएगा, लेकिन हम आजकल मॉडर्न जमाना तो मैटर बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैटर उन्होंने कहा था कि मैटर जो है बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, और इन्होंने क्या कहते हैं, इस छोटी चीजों को, छोटी जो चीजें थी ना, उन्हीं पार्टिकल का नाम इन्होंने दे दिया था परमाणु। शुद्ध हिंदी में परमाणु। एटम हमारा वर्ड नहीं है भाई, जो हम परमाणु अगर हिंदी में बोलते हैं तो ये जो परमाणु होता है ये ग्रीक वर्ड नहीं है, ये परमाणु शुद्ध हिंदी वर्ड है। जब महर्षि कणाद ने दिया था ये वाला वर्ड, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए छोटे मोटे एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि परमाणु शब्द का इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले, तो वो महर्षि कणाद ने किया था, ना कि डाल्टन ने एटम वर्ड यूज किया था। डाल्टन ने जो वर्ड यूज किया था वो एटम वर्ड यूज किया था, नॉट परमाणु। तो परमाणु ऋषि मुनि जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने कहा था, और जो एटम वर्ड क्रिएट हुआ क्या कहते हैं, डाल्टन की वजह से। तो जब माना जाता रहा कि 500वीं सेंचुरी में उन्होंने कुछ कहा है, आजकल के उन्होंने ग्रंथों वगैरह में लिखा है कि ऐसी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आज भी ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में। तो भाई काफी धार्मिक है हम लोग, तो ये मानते हैं भाई सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था, तो इंडिया है। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ वगैरह नहीं है कि भाई महर्षि कणाद ने ऐसा कुछ कहा था। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन, जो पहली बार डेफिनेशन आई एटम की, वो आई सन 1808 में। इस सेंचुरी में ही क्या कहते हैं, सबसे पहले जो थ्योरी आई वो आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, देखिए जो डाल्टन भाई साहब थे वो एक फिजिक्स के टीचर थे, 10th क्लास को पढ़ाते थे। उन्होंने डिस्कवरी की थी, मतलब इन्होंने डिस्कवरी नहीं की, सच बताएं ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दी थी, अपने मन में कुछ सोचकर, कुछ धारणाएं बनाकर इन्होंने एक थ्योरी बनाई और उनको सबके सामने प्रस्तुत की है। इन्होंने ना तो उसको प्रूव किया, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इन्होंने प्रूव कर दिया हो कि एटम ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाकी जो इन्होंने बातें कही वो बाद में आकर बिल्कुल सही साबित हुई। जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही था, डाल्टन ने जो कहा वो बिल्कुल सही था।
तो इनका कहना क्या था, डाल्टन ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे, डाल्टन ने अपने पॉइंट्स रखे और सबके सामने सबको बुलाया, जितने भी साइंटिस्टों ने सबको बुलाया कि भाई देखो हमने कुछ ऐसा सजेस्ट किया है, आप इसको डिस्कस करो, आप इस पर देखो विचार विमर्श करो क्या ये सही है कि नहीं है। तो सबने उनको इन्होंने जितने डाल्टन ने अपने पॉइंट्स रखे उनके सामने, अब डाल्टन ने अपने पॉइंट्स रखे तो उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी उनको। फिर उसके बाद में कहा कि भाई आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि बाकी ऐसा है कि नहीं है, हमने तो जितना हमें करना था उतना कर दिया। डाल्टन का कहना ये था कि भाई हम अब प्रूफ वगैरह हमारे पास नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आप प्रूफ करने का काम आपका है। तब जाके दुनिया में शुरुआत हुई केमिस्ट्री के ऊपर, तब जाके परमाणु के ऊपर डिस्कवरीज हुई, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आए, बहुत सारी चीजें हुई। फिर वहां से मतलब एक शुरुआत हो गई वहां से, जहां से डाल्टन ने ये थ्योरी दी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स है वो आप लोग जान लीजिए कि डाल्टन का आखिरकार कहना क्या था। तो डाल्टन का पहला पॉइंट यही था कि मैटर वाज कंपोज्ड मैटर वाज कंपोज्ड इंडिविजुअल पार्टिकल, या फिर हम इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर वाज कंपोज्ड इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। एक काम कर सकते हैं, इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लगेगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर लीजिए यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो मैटर वाज कंपोज्ड इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। डाल्टन का पहला पॉइंट ये था कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे तोड़ा ना जा सके। इंडिविजुअल का मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो डाल्टन का पहला कहना था, डाल्टन का पहला पॉइंट ये था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उस पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। उस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया, उस सबसे छोटे पार्टिकल का नाम एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड होता है, एटम एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब भी होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, एटम एक ग्रीक वर्ड होता है। तो अब समझिएगा इस बात को, उन्होंने पहला पॉइंट अपना दे दिया कि भाई जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और छोटे पार्टिकल का नाम ही क्या है, एटम। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर आपसे कोई पूछा जाए बताओ एटम क्या है, आप कहेंगे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इनका ये था कि मतलब एक कोई एलिमेंट है उसमें जो एटम होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे। अगर कोई एलिमेंट है, जैसे सोना है, आपके पास सोना है या चांदी है, तो उसमें जो उसके एटम होंगे ना वो सभी आइडेंटिकल होंगे, चाहे वो कहीं पे भी मिले। अगर सोना यहाँ पर ऐसा AU के फॉर्म में, भाई AU एटम है, तो वो और कहीं भी है तो वो AU ही होगा। सेम एलिमेंट सेम एटम, हमेशा कह सकते हैं शॉर्ट में सेम एलिमेंट सेम एटम, सेम एलिमेंट सेम एटम। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं ऐसे लिख दे रहे हम, सेम एलिमेंट के सेम एटम हो। भाई कोई एलिमेंट है तो उसमें जो एटम होंगे वो सेम एलिमेंट होंगे। और ऐसे पॉइंट उन्होंने दिया कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम। ये आप लोग जानते ही हो, भाई हाइड्रोजन का एटम अलग होता है, लिथियम का अलग होता है, बेरिलियम का अलग होता है, इन सब के एटम अलग अलग होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, तो आप देख लीजिएगा इसको, डेस्ट्रॉयड जो भी है। आगे देखते हैं, डेस्ट्रॉय
एक और इसका पॉइंट था कि एटम कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए समझिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एटम कैन पार्टिसिपेट। आप ये देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो जैसे H2 + Cl2 2HCl, तो इनमें ये एटम ही तो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो बस यही है इसकी जो मेन पॉइंट है डाल्टन की। बाकी एटम के बारे में डिस्कस हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसी में देखेंगे प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ है, कैसे, सब कुछ वहीं पे देखेंगे। अभी सिर्फ एक रफली आइडिया लेते हैं एटम के बारे में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपको एटॉमिक मास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एटॉमिक मास। देखिए आपको एक चीज बताया, आपको एक बात बताते हैं आपको यहाँ पे, एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है, उसको समझना थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक मास के दौरान। तो एटॉमिक मास में कुछ रिलेशन वगैरह आ जाती नहीं है, तो उसमें दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको हम इस लेक्चर में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत साफ सीधी चीजें बताते हैं। हम ज़्यादा आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कराएंगे इसमें, हम आपको सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में आइडिया देंगे। बाकी ये सिर्फ जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर एटॉमिक मास के बारे में जो आपको है, वो सिर्फ एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे एटॉमिक मास के ऊपर। उसमें हम आपको जो बड़े लेवल होते हैं जैसे आईआईटी वगैरह है, तो उनमें हम आपको ये बताएंगे कि इनमें रिलेशनशिप कैसे होती है, एएमयू में मास को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे किया। अभी सिंपल लैंग्वेज में इतना समझिए कि ये एटॉमिक मास होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही समझिएगा, ज्यादा चुल्लू मचाने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ जितना बताया जा रहा है उतना ही, ठीक है। तो इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कुछ नहीं है। तो अब आगे चलिए और आगे जानते हैं एटॉमिक मास क्या है। तो मास ऑफ वन एटम, हम ये कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called atomic mass। देख लीजिए इसको ध्यान से, एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास होता है एक एटम का जो मास होता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कर देते हैं ये एटॉमिक मास, ठीक है। एक एलिमेंट का जो मास होगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास। अब एक चीज यहाँ पर जानने वाली ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है, यही दिमाग खराब करने वाली चीज है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट का दिमाग यहीं पे खराब होता है कि भैया इसकी यूनिट बताओ, एटॉमिक मास किस किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यही आपको समझना है, और जो बताया जा रहा है सिंपल तरीका जो आपको बताया जा रहा है वो आप बस समझ लीजिए कि ये क्या है। बाकी हम देखिए फिर कह रहे हैं ये लेक्चर सिर्फ हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं। अगले उस पर नेक्स्ट रन पर मतलब इसी में आएगा, एक लेक्चर आ जाएगा आपके लिए जिसमें आपको बाकायदा आपको डिफाइन कराई जाएगी कि एटॉमिक मास कितने एएमयू या जो भी है वो सारी चीजें आपको डिफाइन कराई जाएगी। सिर्फ हम चाहते हैं कि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चों को अगर दिक्कत होती है तो वो एक तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऊपर से अगर क्या कहते हैं, देखिए क्लास की चीजें अलग होती है, ऑनलाइन पढ़ाने में अगर जरा सा दिमाग खराब हुआ तो दूसरा वीडियो देखने लगेंगे आपको। तो इसलिए हम सिंपल लैंग्वेज में आपको यूज कर रहे हैं और सिंपल आप लोग समझाने की कोशिश। तो बेटा एटॉमिक मास को, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, इसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, दो यूनिट होती है इसकी। एक तो एक्सप्रेस किया जाता है इसको एएमयू में, एक ग्राम में, ग्राम पर मोल में, या ऐसा कह सकते हैं ग्राम पर मोल में। एक तो एएमयू में और एक ग्राम पर मोल में। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए ये तो पहले की बात थी, एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू से दिखाया जाता था, आज भी यही दिखाया है।
अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। आप देखेंगे दोनों का मतलब एक ही है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू या फिर यूनिफाइड मास यू, इन दोनों को एक ही तरह इसी तरह से दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिखा हो तब भी एटॉमिक मास एएमयू है, इस तरह से लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एटॉमिक मास को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एएमयू और ग्राम पर मोल। इन दोनों में क्या फर्क है सर? ये क्या है और ये क्या है? तो बस एक छोटी सी बात समझ लीजिए फिलहाल के लिए, सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि बेटा एक मिनट रुक जाइए, तो हम आपको पहले यहाँ समझा देते हैं। देखिए ये जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास एएमयू में और ये ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। इन दोनों में सीधा सा डिफरेंस एक चीज क्या है कि अगर किसी एटम के मास के पीछे एएमयू यूनिट लगी हो, अगर किसी एटम के मास के पीछे एएमयू यूनिट लगी हो तो वो सिर्फ एक एटम का मास होता है। ध्यान से, अगर किसी एटॉमिक मास के पीछे अगर एएमयू यूनिट लगी है तो वो सिर्फ उसके एक एटम का मास है, सिर्फ एक एटम का। लेकिन अगर किसी एटम के मास के पीछे कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो, ग्राम पर मोल दे रखा हो, तो बेटा वो एक मोल एटम का मास होगा। कितने का मास होगा? एक मोल एटम का। एक मोल एटम यानी कि एक मोल कितना होता है बताओ? एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये देखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर किसी एटम का मास एएमयू में दे रखा है तो वो सिर्फ उसके एक एटम का मास है। इस बात को रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक एटम का मास दे रखा है, अगर कोई मास दे रखा है तो अगर उसके पीछे एएमयू लिखा है तो वो सिर्फ उसके एक एटम का मास है। अगर उसके एटम के मास के पीछे ग्राम पर मोल दे रखा है तो यानी कि उसके इतने एटम का मास है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम का मास है वो, ना कि एक एटम का मास। एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको, एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, जैसे हाइड्रोजन है, ऐसे लिखा है 1 AMU 1 ग्राम पर मोल। बताओ कितने एटम का मास है ये हाइड्रोजन की? बताओ एक एटम का। ये कितने एटम का मास है? एक एटम का मास नहीं। ये हाइड्रोजन अगर आपको 1 ग्राम पर मोल दे रखा है तो यानी कि ये एक एटम का हाइड्रोजन का मास नहीं। ये कितने का बताओ? n एटम का। अरे एवोगैड्रो नंबर तो हम जानते होंगे, यानी कि मोल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इतने का मास है, इतने एटम्स का मास है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने एटम होंगे इसमें हाइड्रोजन के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटम हो। तो बस सिंपल सी चीज बस इतना समझ लीजिए। अभी हमने आपको ना तो ये रिलेशनशिप बताई है कि क्या कहते हैं कितना कितना, अभी देखो आपको हमने एक और चीज नहीं बताई है। हमने आपको अभी ये नहीं बताया है कि अभी C12 कार्बन जो होता है वो स्टैंडर्ड कर लिया गया है सभी उनके एटॉमिक मास को देखने के लिए। तो वो सभी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसमें देखो दिक्कत होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलो फिर भी आपको यहाँ बता ही देते हैं कि कैसे। देखो समझ, एक चीज समझ लीजिए आप लोग, अगर आपको कोई पूछता है कि चलिए बताइए जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो किसके, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या माना गया है? स्टैंडर्ड क्या माना गया है? जैसे आप लोग हमारा जो वेट होता है उसको किसके रिस्पेक्ट में तौलते हैं बताइए? केजी बांट लेते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, इस तरह लेते हैं। 1 किलो का बांट लेते हैं, उसके केजी की रिस्पेक्ट में तौलते हैं। तो ऐसे ही बेटा वो स्टैंडर्ड है, वो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, रेफरेंस होता है वो एक, उसी के रिस्पेक्ट में तो मेजर करते हैं सारी चीजें।
तो ऐसे ही जितने भी एटॉमिक मास आए नहीं है, जितने भी एटॉमिक मास आए वो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है C12 एटम। ये C12 एटम होता है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि बताइए जो जितने भी एटॉमिक मास आए हैं वो उसके लिए स्टैंडर्ड एटम कौन सा माना गया है, आप कहेंगे C12 एटम। ये कार्बन का आइसोटोप होता है। ये कार्बन का क्या होता है, आइसोटोप होता है। बस इतना याद रखिए फिलहाल के लिए। कार्बन का आइसोटोप होता है जिसमें जिसको क्या मान लिया गया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ हम आपको एटॉमिक मासेस लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। सभी एटॉमिक मास आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितने बताए जा रहे हैं सिर्फ उतना याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फ्लोरीन का मैं याद करने की कोई जरूरत नहीं, सोडियम का देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट मतलब ये तो कम से कम आने चाहिए, बाकी तो हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती एटॉमिक मास को। भाई हमें क्यों जरूरत पड़ी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है तो उसके लिए यही एटम ज्यादा आते हैं, यूज होते हैं। तो ये देख लेते हैं, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, और एल्यूमिनियम का 27 होता है, और क्या कहते हैं फॉस्फोरस का देख लेते हैं। फॉस्फोरस का होता है 31, ठीक है, और सल्फर का होता है 32, सल्फर का। क्लोरीन का होता है 35.5, ओके, और पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40। देखिए ये कुछ हमने आपको देखा, आपके सामने एग्जांपल लिखेंगे। ये एटॉमिक मास कम से कम इनके एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इनके एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या है कि देखिए आपको और भी एटॉमिक मास की लिस्ट दे देंगे मैं आपको आगे चलकर, तो वो तब की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए कम से कम इतने एटम आपको, इनके इतने एटम्स के एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। भाई कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी इन्हीं से मिलकर ज्यादा चीजें बनी, तो इन्हीं के ज्यादा काम आएंगे, बाकी हम आगे देख ही लेंगे। तो आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए समझिए, हम फिर आपको बता रहे हैं, ये लेक्चर से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। आपको अभी इस एटॉमिक मास में बहुत सारी चीजें हमने मिस कर दी, बहुत सारी चीजें मिस की हैं अभी हमने अभी आपको रिलेशनशिप नहीं बताई, क्या कहते हैं मोल और एटम की, मोल और ग्राम में कितनी क्या रिलेशनशिप होती है। ये सब रिलेशनशिप हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि देखिए एक तो आप फर्स्ट अभी आए हुए 11th में ऑनलाइन पढ़ रहे हो चीजें, तो अब हम आपको अगर एक तरह से जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें अगर हम कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अभी हम बहुत सिंपल आपको ले चल रहे हैं, आगे ले चलते हैं। एक दिन जब आप थोड़ा समय गुजारिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो तब हम आपको क्या कहते हैं उसमें बाकायदा एक रिलेशनशिप बताएंगे, किस तरह से आया ये, क्यों आया, C12 कार्बन का स्टैंडर्ड क्यों माना गया, ये सारी चीजें हम तब करेंगे। तो अभी हम सिंपल चीजें जो बता रहे हैं वो आप लोग कीजिए, ओके। अब ऐसे बेटा बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है बताइए, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है समझिए, दो या दो से ज्यादा एटम्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एटम का जो ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमोएटॉमिक और एक हेटेरोएटॉमिक। देखिए समझिए,
इन दोनों में क्या फर्क है होमो हेट्रो। तो होमो साफ साफ नजर आ रहा होगा, हेट्रो समझ में आ रहा होगा। होमो का मतलब होता है समान, एक जैसे। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे, और हेट्रो का मतलब ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा। तो होमो का मतलब होता है एक जैसे एटम से मिलकर जब मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर O2 H2 N2 S8 P4, ये सब एग्जांपल किसके हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। भाई दो या दो से ज्यादा एटम का जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, N2, ये सब होमो एटॉमिक, सब में एक जैसे आइडेंटिकल एटम है। देखिए दो या दो से ज्यादा एटम सेम है। जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम सेम होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक में तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, HCl NH3 H2SO4, कुछ भी ले लो आप, जो भी आपकी मर्जी है, CH4, जो आपकी प्रबल इच्छा हो ले लो। तो ये सब क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, फ्री स्टेट में रह सकता है, एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो ये है होमो एटॉमिक के एग्जांपल और ये हेटेरो एटॉमिक के एग्जांपल है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताते हैं। मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, जैसे एटॉमिक मास होता है ऐसे मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए जैसे हमने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया था वैसे इसके बारे में बताया। ऐसे इसको भी दो पार्ट में दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो यूनिट होती है इसकी भी, एक तो होती है AMU और एक होती है ग्राम पर मोल। ओके, तो आप समझ ही सकते हो AMU का मतलब क्या है, बताओ। AMU का मतलब क्या है, अगर मैं ये कह रहा हूँ O2 है मेरे पास, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 है। AMU मेरे पास ये है 32 ग्राम पर मोल। बताओ क्या फर्क है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो 32 AMU है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मास है, वो सिर्फ O2 के एक मॉलिक्यूल का मास है। समझ रहे हो ना इस बात को, 32 AMU दे रखा है यानी कि वो O2 के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है, जबकि 32 ग्राम पर मोल दे रखा है यानी कि वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर AMU में दे रखा है मास तो वो एक का होगा, अगर वो दे रखा है अगर ग्राम पर मोल तो वो एक मोल का होगा। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं। अब जानते हैं हम लोग आगे हम इतना जानते हैं कि भैया मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं ना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, सम ऑफ एटम्स और इन मॉलिक्यूल आर नोन एज मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितने भी एटम होंगे इसमें मॉलिक्यूल में उनके एटॉमिक मास का समीशन क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास है क्या नहीं। तो चलिए निकालते हैं कुछ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। जैसे हम लोगों को निकालना है CH4 का। अगर आपसे कोई बोलते चलो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, चलो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालते हैं बताओ। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक, कितने 4, तो 4 × 1 कितना आ जाएगा बताओ, 16। ठीक है, ऐसे निकालो H2SO4 का। चलो H2SO4 का निकालो, कितना आएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बताओ, एक, कितने एटम है, 2, तो 2 × 1 प्लस भाई पूरे मॉलिक्यूल का देखें तो प्लस करेंगे। सल्फर का कितना होता है बताओ एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने एटम है 4, तो 4 × 16 इक्वल कितना आएगा बताओ 98
NaOH का निकालो, चलो NaOH का कैसे निकालोगे बताओ? Na का कितना होता है बताओ? Na का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। तो इस तरह से आप लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। अब आज इस लेक्चर में आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सीख गए होंगे, तो आगे के लेक्चर में मोल उनमें सब बहुत सारी ज्यादा वैल्यूज आएंगी मॉलिक्यूलर वेट वगैरह की। तो कुछ आपके लिए हम एग्जांपल छोड़ जाते हैं, आप इनको घर पे कीजिएगा। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे हम आपको इनके मॉलिक्यूलर वेट आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सर इतने इतने आ रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको। C6H12O6, C12H22O11 और Na2CO3 और एक दे देते हैं हम आपको, एक और ले लेते हैं कोई सा भी। चलो पहले आप इनको कीजिएगा, ठीक है? तो इन तीन को ले लेते, चलो कोई सा ले लेते हैं, SC ले लेते, चलो SC ले लेते, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताइए। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, जैसे अगर बात करें फिटग्री का एग्जाम्पल आ जाए तो उसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल छोटे छोटे इनके मॉलिक्यूलर वेट आप निकालिएगा, और आप अगर निकाल सको तो इनके कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा। ओके, लाइन से बना लीजिएगा, वैसा इसका इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, भेज दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो अब आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपको मोल कैलकुलेट करना सिखाएंगे, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो आज के लिए बस